कि जब हम प्रैक्टिस हमने चालू की तब हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि हॉस्पिटल कैसे खोला जाता है। बिल्कुल। कुछ भी नहीं मालूम था। किराए से जगह ली, शुरू हो गए, फिर बाद में नियम कायदे कानून ये सब। हमें तो कोई बैंक वाला लोन नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से उस समय 18.75% पे हमको लोन मिला। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पूरा हेल्थ सिस्टम को एक जो सबको कोऑर्डिनेट कर सकता है वो MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर्स की जरूरत सबसे ज़्यादा है। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कहीं सीजर हो रहा है 1.5 लाख रुपए में और कहीं कोई सीजर कर रहा है 25-30 हज़ार में। तो 1.5 लाख वाले को ना कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, बिल पटाता है, चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा लग गया, ये लग गया। लेकिन जो 25-30 हज़ार रुपये में कर दे रहा है उससे और कम कराने की कोशिश की जाती है। वो संस्कृति में भी है कि जब अदम्य इच्छा रहती है जी, तो प्रकृति जो है उस ओर आपको ले जा करके आपको सफलता देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांडे फिर आपके साथ लाइव कैंपस में एक ऐसे शख्स को लेकर पहुंचा जिसे यूं कह सकते हैं कि यूं ही नहीं बन जाता कोई शख्सियत। तो प्रोग्राम शख्स से शख्सियत में आज हमारे साथ हैं रायपुर शहर यानी छत्तीसगढ़ के जाने माने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। जानेंगे उनके बचपन से लेकर के अब तक के सफ़र के कुछ रोचक किस्से, उनकी जुबानी, डॉक्टर तक का सफ़र और फिर एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर ने कैसे एक अपना मुकाम स्थापित किया है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के रूप में, और ना ही केवल बल्कि शहर में एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया है। तो डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है सबसे। और सबसे पहले तो जानूंगा एनेस्थीसिया की, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, बेहोशी के डॉक्टर कहे जाते हैं। जल्दी ये दिखते नहीं हैं डॉक्टर, बेहोशी के सामने नहीं आते। जब कभी बात होती है तो सर्जन आ जाएंगे, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, लेकिन आम पब्लिक के बीच में एनेस्थीसिया के डॉक्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब आपने एनेस्थीसिया उठाई होगी तब तो ये भी और बहुत भी आम जनों के समझ में नहीं थी। तो एनेस्थीसिया के रुझान आपका? एक्चुअली अभी तो एनेस्थीसिया काफ़ी लोग जानते हैं और अब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सामने भी आने लगे हैं। आप उनको पेन फिजिशियन के रूप में जानते हैं, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट इनके रूप में आप जानते हैं। और अब कम से कम ये अवेयरनेस है कौन है एनेस्थीसिया में आ रहे हैं, ये तब है। लेकिन हमारे समय में जब MBBS में भी उस समय एनेस्थीसिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी। और एनेस्थीसिया लेना मतलब पर्दे के पीछे ही रहना। लेकिन एनेस्थीसिया एक ऐसे डायनेमिक ब्रांच है और उसका विकास भी सर्जन के थ्रू हुआ। जब सर्जरी होती तो उस समय अब पेशेंट को आपको कुछ भी एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन देनी है तो सर्जन्स में से ही कोई देता था, या कई बार पैरामेडिकल स्टाफ को बोल दिया जाता था। लेकिन यह काम रिस्की होता था। फिर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, उस समय कुल पेशेंट की देखभाल करना, उसकी फिजियोलॉजी देखना, उसके वाइटल्स ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए। तो सर्जन्स में ही से देखते थे और फिर धीरे धीरे इस तरह से एनेस्थीसिया एक अलग चालू हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट पे आए, अभी एक असल में मेरी मुलाकात अपने ही मेडिकल कॉलेज JNM के एक छात्र से हुई। मेडिकल के एक प्रोग्राम पे मुलाकात थी और चर्चा में उसने बताया कि मैंने पूछा आगे तुम्हारा क्या विचार है, क्या लोगे भाई। 4th ईयर में था, तो जूनियर फाइनल ईयर कहते हैं जैसे। तो उसने कहा सर मैं आगे चल के एनेस्थीसिया उठाऊंगा जी। तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि हर लोग एक चॉइस रहती है कि नहीं सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिक है तो कार्डियोलॉजी में जाऊंगा, तो पैथोलॉजी रेडियोलॉजी पे जाऊंगा, एकदम से क्लियर कि एनेस्थीसिया ही बनना है जी। तो ये एक क्रेज जो उत्पन्न हुआ है, तो वो उसका पीछे का क्या कारण होगा? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि एनेस्थीसिया एक डायनेमिक डिपार्टमेंट है। जो एनेस्थेटिस्ट होता है वो अपने नॉलेज का उपयोग एक कमांडो जैसा करता है। जैसे फील्ड में आपको कमांडोज जो होते हैं ना जी, तुरंत एक्शन में आते हैं, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है। OT के अंदर इमरजेंसी में हर जगह वो खुद भिड़ जाता है। राइट। वो OT के अंदर वो फिजिशियन टू सर्जन रहता है। वो फिजिशियन होता है, मतलब वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम देखना है, न्यूरो देखना है, ऑपरेशन के समय में उसके वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना पेशेंट को, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है। वो फिजिशियन टू सर्जन हुआ।
बीइंग एनेस्थीसिया आपको पूरे फिजिशियन साइड से भी नॉलेज चाहिए और सर्जिकल साइड से भी नॉलेज चाहिए। अच्छा। आपको हर डिपार्टमेंट का, मतलब एनेस्थीसिया केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, वो कई सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको चाहिए। और इसलिए एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आज के समय में वो कई जगह जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। एक तो अगर वह निकला है तो उसे बिना किसी तामझाम के वो किसी भी बड़े हॉस्पिटल से ज्वाइन हो जाता है, वहाँ उसको काम मिल जाता है। दूसरा, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा पेन फिजिशियन के रूप में अगर ट्रेनिंग ले लेता है तो एज ए पेन फिजिशियन जब वो काम करने लग जाता है तो उसमें उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उसके नाम भी होता है। जब लोग, आपको जानकारी होगी कि ज़्यादातर लोग क्रॉनिक पेन, चाहे वो पीठ का दर्द हो, कमर है, घुटने का दर्द हो, शोल्डर है, यहाँ मैंडिबल, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ठीक होते नहीं जी। उसके लिए इन्वेजिव प्रोसेस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं। ओके। पेन फिजिशियन के रूप में इनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है पूरे विश्व भर में। अलग से कॉन्फ्रेंसेस होती है, ये उसका एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना खुद का हॉस्पिटल खोल करके पेशेंट्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक फिजिशियन भी होता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसको पूरा और देखना है। हाँ। तो वो बीइंग ए फिजिशियन वो ओपीडी देख सकता है, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से तय कर लिया, अगर किसी को ऑपरेशन करना ही है उसके हिसाब से पर्टिकुलर सर्जन से बातचीत करके, उनको कंसल्टेशन करके वो उनका ऑपरेशन करवा सकता है। तो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल चलाने वाला हो सकता है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, हॉस्पिटल को मैनेज कर सकता है। बिल्कुल, मैं इसको समझूंगा। दो बातें तो आपकी समझ में आई कि हम कई जगह पे भी पेन मैनेजमेंट क्लिनिक को देखते हैं, तो वो शायद एनेस्थीसिया जो आपने क्लियर कर दिया, और आईसीयू के अंदर पे जो भी होता है, क्रिटिकल केयर है, वो भी जल्दी इन्हीं के हाथ में रहता है। आप लोग का डिपार्टमेंट ही है एनेस्थीसिया का ही। आईसीयू संबंध में एक चीज़ और बता दूं कि एक स्टडी हुई जी। पूरे आईसीयू में सिस्टम वही थे, मशीन उतनी थी, सब कुछ वही थे, दो अलग अलग ग्रुप में, जहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जहाँ पे उनके अंडर में थी, वहाँ मोर्टेलिटी अपेक्षाकृत कम हुई है, क्योंकि वो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, हम लोग का जो अंदर जब घुसते हैं अलर्टनेस एक होता है, तत्पर रहता, हमेशा तैयार, और वो बिल्कुल सेकंड्स भी मिस नहीं करते पेशेंट को ट्रीट करने में, और ऑब्जर्वेशन उसके हिसाब से रहता है। तो वो एक पर्टिकुलर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की वैसी ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा आईसीयू मैनेजमेंट वो करते हैं। चलिए चलता हूँ थोड़ा पीछे। ये तो सर भी कॉमन बात हुई है। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी से बात करने के पहले मैं अशोक से बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बालक अशोक जी ने सपना कब देखा कि अब उसे डॉक्टर बनना है, एकदम पर्टिकुलर एनेस्थीसिया में जाना है? एक्चुअली में अशोक जो है वो बचपन से, जब अशोक ने जब होश संभाला तो अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में पाया। अच्छा। इसलिए जैसे लोगों के नाम होते हैं बचपन में, राजू, मुन्ना, इस टाइप के, अब आजकल जैसे बिट्टू, ये सब नाम हैं, प्रचलित नाम है। वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माताजी ने, मेरे फादर ने मेरा नाम, बुलाने का नाम डॉक्टर रखा। उन्होंने तय कर लिया था कि अच्छा, डॉक्टर बनाना, मतलब मम्मी पापा ने तय कर लिया था कि हमको डॉक्टर अशोक को तो डॉक्टर बनना। हाँ। मैं डॉक्टर नाम पहले आया, अशोक बाद में आया। ऐसा हुआ। और जैसे ये होता है कि जब अपने संस्कृति में भी है कि जब अदम्य इच्छा रहती है जी, तो प्रकृति जो है उस ओर आपको ले जा करके आपको सफलता देती है। बिल्कुल। और इसलिए मेरा जो बैकग्राउंड है, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पढ़ाई करने के बाद मेडिकल कॉलेज में आना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो मैं इसलिए, जो हमारे पेरेंट्स की अदम्य इच्छा है, उसका श्रेय है कि प्रकृति ने मुझे उस ओर ला करके डॉक्टर बना दिया। दुर्गम स्थान से अदम्य इच्छाओं के साथ में सफर में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस समय आपका जो बचपन गुजरा, तो जो मैंने भी बात करी दुर्गम स्थान, तो डॉक्टर साहब उस समय बस्तर के घने जंगलों पे, आज के दिन में कहा जाए तो आज भी नक्सलाइट्स एरिया है, आज कोयलीबेड़ा कहलाता है, दंतेवाड़ा कहलाता है, बकावंड है,
इन जगहों पे हमारी पढ़ाई हुई है। बकावंड, कोयलीबेड़ा, बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ये सब जगदलपुर आपने नाम सुना हुआ है और घोर नक्सलाइट एरियो में गिने जाने वाला एरिया है अब कोयलीबेड़ा। उस समय कोयलीबेड़ा तो नक्सलाइट आज नहीं भी, था। उस पर समय नक्सलाइट नहीं उस समय नक्सलाइट नहीं थे। नक्सलाइट का आगमन 82 के बाद आए। 82 के बाद आए, मेरी पढ़ाई पहले। उसकी पहले की हो चुकी है। पर अशोक इतने सीधे साधे छात्र भी नहीं थे जो मैंने सुना है। सीधे डॉक्टर अशोक जी के बाद जब मेडिकल कॉलेज में आए तो थोड़ी सी मतलब उद्दंडता भी रही? नहीं, उद्दंडता नहीं रही। एक्चुअल में हम ट्राइबल एरिया में रहे, आदिवासी एरिया में रहे। और जो ट्राइबल एरिया के जो हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं जितने भी, वहाँ का एक स्वभाव होता है, बहुत सीधे होते हैं। बिल्कुल माना, हम भी सीधे रहे। और लेकिन जब आप जुल्म होता हुआ देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो वो जो आदिवासी है ना, वो एक लेवल तक के ठीक रहते हैं, उसके बाद में वो खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमारे स्वभाव में भी है जी। एक पर्टिकुलर लेवल तक के शांति, और उसके बाद में उग्रता अपने आप आ जाती है स्वभाव के कारण। तो विचारधारा के साथ आप जुड़ते चले गए फिर मेडिकल कॉलेज के समय से ही? वविचारधारा जैसा परिवेश रहता है उसके हिसाब से विचारधाराएं बनती जाती हैं। जब हम स्कूल में थे 75 वगैरह 9th क्लास, उसमें इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल था। उस समय हम समहाउ थोड़ा सा हमारे पास कम्युनिज्म टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। समझ में आता नहीं था बचपन 9th क्लास में। और फिर जब साइंस कॉलेज में आए तो उस समय हमारे एक दोस्त था, वो तो काफ़ी आगे था कम्युनिज्म में, SFI वगैरह के उसमें। और फिर बाद में हम 1 साल के लिए जगदलपुर फिर वापस गए। ठीक है। वहाँ पर फिर कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कि विद्यार्थी परिषद में जोड़ा जिन्होंने। और विद्यार्थी परिषद का हम ऐसा विरोध करते थे कि ये RSS की संस्था है, और हम RSS को बहुत बुरा मानते थे। बिल्कुल। लेकिन बाद में विद्यार्थी परिषद में आए, उसके बाद हम RSS में आए, और RSS जैसा कोई संगठन है ही नहीं। हम उसमें हमने प्रथम वर्ष के हम शिक्षित भी हैं जी। और RSS हमें एक अनुशासित नागरिक बनाता है, और राष्ट्र के लिए आप रहे, तत्पर रहे। और इदम नामम राष्ट्राय स्वाहा जो है, सब कुछ देश के लिए, ये RSS का वो है। तो उसको हमारी विचारधारा, उसकी शाखा कॉलेज में लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको, आपके पास में फूल है तो उसकी सुगंध फैलेगी। तो हम शाखा, तो कई बार हम बचपन में जब जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था कि शाखा है। और इसलिए हम मेडिकल कॉलेज में चला जाते थे शाखा जी। इतना आसान से विरोध हुआ था आपका? काफ़ी कुछ हुआ था? नहीं, वो छोटे मोटे विरोध होते हैं। वो तो कभी भी आप कुछ भी काम करेंगे तो विरोध तो होगा जी। कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, दोनों में होगा विरोध। तो हम अच्छा काम, पर ये कहा जाता है जब भी होती कि ये यहाँ पे शाखा लगाने का काम डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने किया था, वहीं से चालू कर दी वहाँ पे शाखा। नहीं, उसके शाखा तो बाद में चालू किए। हम पहले एक्चुअल में हमारे जो संगठन है उसमें हम उल्टा घुसे। पहले हम विद्यार्थी परिषद में आए, फिर हम भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उसमें भी हमने काम मतलब लगाव रहा, जुड़े रहे। बिल्कुल। अब बारसूर के हॉस्पिटल था, वहाँ भी गए। और ऐसे ही होते फिर हम संघ में RSS में आए। कॉलेज टाइम पे हम शाखा लगाते थे, फिर उसके 3 ट्रेनिंग होती है जी। तो प्रथम वर्ष हम शिक्षित थे, लेकिन बाकी द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए हमें समय नहीं मिला। चलो, अब वहाँ से आते हैं बस्तर से। आपने की पढ़ाई बचपन में हुई होती है, तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद आपने अपने शिष्य उठा लिए, कभी मन नहीं किया कि वापस हम जगदलपुर बस्तर में चले और वहाँ पे सेवा करें? नहीं, हम तो तुरंत ही हम 88 में अगस्त में हमारा डिप्लोमा पूरा हुआ था, और उसी समय PSC का इंटरव्यू निकला था, उसमें हमने भरे थे। हम इंदौर में हमारी इंटरव्यू हुआ था जी। PSC में हम सेलेक्ट भी हुए थे, और हम छिंदगढ़ हमने ज्वाइनिंग दी थी 6 फरवरी 89। हमारा 6 फरवरी बर्थडे रहता है, उस दिन हमने ज्वाइनिंग दी थी। और उस दिन हमने पेशेंट्स को भी देखा था। उसके बाद हम वापस रायपुर आए थे, सामान लेकर के 1 हफ्ते बाद हम फिर गए ज्वाइनिंग देने के लिए। वहाँ 3 साल से कोई डॉक्टर नहीं था, और इसलिए हम वहाँ रहना चाह रहे थे। और हमारे अंडर में एक मतलब जो हमको BMO का चार्ज बाद में मिलता, और वहाँ एक BMO कोऑर्डिनेटर था सिंह करके। उसने मुझे बोला था कि सर आप जाइएगा मत, यहाँ रहिएगा, पीछे 3 साल से कोई नहीं है। तो मैंने बोला था कि मैं तो रहने के लिए आया हूँ। और
जब 1 हफ्ते के बाद सामान लेकर के पहुंचा, पेशेंट भी देखे, तो अटेंडेंस रजिस्टर में जब हमने दस्तखत करने की बारी आई तो उसने बोला सर वो DHO साहब ने मना किया है। बोले क्यों? तो बोले DHO से आप मिले नहीं हैं तो आप एक बार मिल लीजिए। छिंदगढ़ जगदलपुर से काफ़ी दूर है, उस समय 3-4 घंटे लगते थे, अब तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। फिर हम वापस आए, जगदलपुर में रहते थे, फिर हम दूसरे दिन उनसे मिलने गए। तो वो जो DHO थे उनका व्यवहार बहुत ही बेकार था, और बाद में थोड़ा सा नाराज़गी हुई, हम फिर उसके बाद चले आए। उनका ये कहना था फिर से ज्वाइनिंग दो, हम बोले ज्वाइनिंग फिर से नहीं देंगे, एक ज्वाइनिंग दी हुई है। और फिर मुझे लगा कि जिस हिसाब से ये लोग थोड़ा सा जो भी ऑफिसर्स बन जाते हैं उनका जो बर्ताव है वो ठीक नहीं रहता, तो इसलिए हम वापस आ गए। और हमारे पास कोई साधन तो नहीं थे, ना तो पैसे थे, ना कोई साधन था, और जैसे तैसे फिर हमने यहाँ अपनी प्रैक्टिस चालू की। जानकारी बता दूं कि आप रायपुर के दूसरे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं प्राइवेट जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट। टोटल प्राइवेट, गवर्नमेंट को भी दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि उस समय तो गवर्नमेंट जॉब पे लोग जाते थे। हाँ। अभी बहुत से कम बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहे हैं। नहीं, अभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर ज़्यादा रुझान होता है। ऐसा नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बस्तर के इंटीरियर में गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जी, और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। ओरछा में जो वहाँ पर BMO बैठा हुआ है आज की डेट में, वो आदमी पूरी टीम के साथ में अंदर घुस के जाता है, घुटने पानी तक के पूरी टीम को लेकर के जाता है, वो आदमी काम कर रहा है। और डॉक्टर्स गांव में जाने के लिए तैयार हमेशा से रहे हैं। पहले जैसे हमने बताया ना बर्ताव वगैरह, उसके कारण बहुत सारे लोग नहीं हो पाए, मजबूरी में हमने प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की है जी। और अभी भी सरकारी उसमें जाते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से सैलरी है और बाकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के कारण लोग बाग पीछे हटते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग डॉक्टर्स जाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में। चलिए देखो, जब आपने चालू किया एनेस्थीसिया का जो काम है वो एक प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से ही होता है ना? कितना आसान था जब आपने प्राइवेट में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के रूप में काम करना चालू किया था? एक्चुअल में एनेस्थीसिया होने के कारण प्राइवेट प्रैक्टिस करना बहुत आसान था, इसलिए क्योंकि बाकी कोई भी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ साधन की जरूरत पड़ती है। एनेस्थीसिया एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें के लिए हमें यहाँ रायपुर में जो हमारी अच्छी व्यवस्था रही है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर नर्सिंग होम के 2 ही चीज़ के लिए, कि आपको टेलीफोन चाहिए और दूसरा आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। ठीक है। दुर्भाग्य से हमारे पास दोनों नहीं था उस समय। उस समय PP चलते थे टेलीफोन के, तो बाजू वाले से नंबर लेकर के, और एक हमारे चाचा जी थे, उनसे लैम्ब्रेटा ली हुई थी, उसमें काम करते थे। बाद में जब टेलीफोन आया 89 में मेरे पास, जुलाई में, उसके बाद से प्रैक्टिस स्मूथ होने चालू हो गई जी। क्योंकि एनेस्थीसिया में क्या है कि आपको कॉल मिला, आप गए, आपने काम किया, पैसा लिए, वापस आ गए। तो इसलिए एनेस्थीसिया प्रैक्टिस बहुत ईजी रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 फरवरी आपका बर्थडे है, 14 फरवरी को आप एनिवर्सरी मनाते हैं। जी 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 जी। मुलाकात कब हुई? वो हाउस जॉब करते हुए हमारे भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल। जी जी। मैडम गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी जी। आज आपका त्रिपाठी नर्सिंग होम के नाम से एक रायपुर का रेपुटेड हॉस्पिटल है, न्यू शांति नगर रायपुर में। गायनिक प्रैक्टिस तो ठीक है, हाँ। बहुत कम होता है कि एनेस्थीसिया और गायनी साथ में या एनेस्थेसिया में डिपार्टमेंट मिले। नहीं, अभी तो ट्रेंड चल रहा है। नहीं, मैं उस समय की, जिस समय आप किए जल्दी, उस समय भी गायनी पीडियाट्रिशियन, गायनी सर्जन, गायनी MD, ये बहुत देखने को मिलते हैं। अब वो चालू हुआ था उसमें, और एक प्रकार से जैसे पुराने समय में भी जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, आप लोग बाग देखिए शादी ब्याह किस में करते हैं, जो श्रम के अनुसार, जिसको आजकल लोग बागों ने बोलना चालू कर दिया जातिवाद, एक्चुअल में श्रम व्यवस्था वगैरह के हिसाब से लोग बाग जो काम करते थे वैसे, तो शादी ब्याह वैसे ही होता था जी। वर्तमान समय में, उसके आधुनिक समय में वो बदल गया है। अब उसके हिसाब से जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप उस प्रोफेशन में ही आप ढूंढते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही उपगोत्र उप जाति जो भी होती है, तो वैसे हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, सर्जन है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, एनेस्थीसिया है, पीडियाट्रिक्स है, ये गोत्र एक ही परिवार के
सब लोग हैं, हाँ, ये गोत्र हो गए अब। गोत्र मान लीजिए, ऐसे ही व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। क्या, अभी आप देखिए सर्जन जो है चाहेगा कि एनेस्थेटिस्ट से मैरिज हो जाए, वो चीजें होती हैं, हो स्वाभाविक चल रही है। हॉस्पिटल चलाने के लिए भी एक इजी हो जाता है। हाँ, ये जो भी एक अंडरस्टैंडिंग जो है हाँ, वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे नए लड़के डॉक्टर साहब आ रहे जी, हैं, अब आते हैं। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी साहब का एक्सपीरियंस और एक वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको कई अस्पतालों के मैनेजमेंट देखने का भी आपको अनुभव है, क्योंकि आपने वहाँ बैठा है। जो नए लड़के आ रहे हैं, कई बार सर अभी रायपुर में ही देख रहे हैं, और आपकी जानकारी, अस्पताल खुलता है फिर अस्पताल बंद होने को चला जाता है, और हमारे बच्चों को थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ता है, मानसिक और फाइनेंशियल भी। मैं कुछ आपके एक्सपीरियंसेस को यहाँ लेना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सभी जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, और अभी उनके सामने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, दो चीज़ें रहती हैं। एक तो नीट दे करके आगे पीजी के लिए जाना, और फिर स्पेशलाइजेशन हो गया, सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद हॉस्पिटल खोलने की, या कुछ जिनको समझ में आता है कि हमको पहले ही चालू कर देना चाहिए, ऐसे लोग भी हॉस्पिटल खोल के रखते हैं। बिल्कुल। कई दिनों से मैं मतलब कई समय से मेरे दिमाग में बातें आती रही कि जब हम प्रैक्टिस हमने चालू की तब हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि हॉस्पिटल कैसे खोला जाता है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं मालूम था। किराए से जगह ली, शुरू हो गए, फिर बाद में नियम कायदे कानून ये सब। हमें तो कोई बैंक वाला लोन नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से उस समय 18.75% पे हमको लोन मिला। उस समय 1.5 रुपये सैकड़ा से ज़्यादा महीने का। और आज लोन की सुविधा बहुत है, और रेट्स तो काफ़ी कम हो गए हैं। और गाइडेंस देने वाला, आज बहुत सारे गाइड देने वाले लोग बाग आपको हैं। जिन भी लोगों को, जिनको लगता है कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस हॉस्पिटल खोल के करनी है, तो उसमें पहली चीज़ ये है कि अब अकेले मत खोलें। अकेले ना खोलते हुए वो करें कि मतलब ग्रुप बना लें। जैसे भी अपन बातचीत कर रहे थे कॉम्बिनेशन की, वैसे ही अगर 2 कपल मिल जाते हैं, 2 कपल मिल जाते हैं, 4 लोग मिल करके अगर हॉस्पिटल पेरीफेरी में खोलते हैं, ज़्यादा नहीं 20-25 बेड का, और वो जनरलाइज हॉस्पिटल रहे, और उसके साथ में ही आप एक छोटी सी पैथोलॉजी लैब आपकी और मेडिकल स्टोर, जिससे कि पेरीफेरी में ज़्यादातर ऐसे जरूरत आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब बाद में आपको कहीं बाहर जाना है तो 2 लोग जा सकते हैं, 2 लोग हॉस्पिटल संभाल सकते हैं। क्योंकि ये छोटे हॉस्पिटल जो जब चालू होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपके पास में बाकी समय नहीं मिलता। हॉस्पिटल को चालू करने के लिए एक बेसिक चीज़ ये है कि पूंजी कहाँ से लाएं। तो उसका एक पहले तो ये बना लें कि आप चालू कैसे कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, या कंपनी बना करके हैं। अभी मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि जो भी डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल चालू करते हैं तो ज़्यादातर उनका पैसा जो है हॉस्पिटल को ही डेवलपमेंट करने के लिए रहता है। हाँ। और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आता, सैलरी टाइप के ही आ जाता है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे सेक्शन 8 करके है चलता है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन उसमें आप सैलरी और बाकी चीज़ें दे सकते हैं, वो ऑप्शन हो सकता है। पार्टनरशिप एक अच्छा है, और आजकल कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में LLP है। ऐसे फॉर्मेशन करके और शादी होने के बाद में एक HUF भी बना करके, अच्छा, आप अपना नर्सिंग होम LLP से चालू कर लीजिए, उसमें पार्टनरशिप में चालू कर लीजिए, मेडिकल स्टोर है HUF के नाम से वो कर दीजिए। ऐसे करके प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए। और आपके पास कैपिटल नहीं है तो रेंट से शुरू करें, एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना करें। बहुत सही बात। ग्रेजुअल लें, और क्योंकि उसका टेंशन रहता है। और अभी आजकल एक चीज़ और हुई है, MSME के अंतर्गत हेल्थ सेक्टर को जोड़ दिया गया है। अच्छा। MSME के कारण इसमें क्या है कि आपको लोन लेने में सुविधा है। अब तो 5 करोड़ तक के लोन MSME के अंतर्गत बिना किसी कोलेटरल के आपको मिल सकता है। इसमें गारंटी जो है वो गवर्नमेंट देती है। ये इसकी अब लेने की सुविधा हो गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आजकल बहुत सारी ऐसे के इक्विपमेंट्स के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप अगर बनाना है उसके लिए अलग लोन लीजिए, इक्विपमेंट्स के लिए अलग ले लीजिए। दूसरी लीज पे भी आजकल
इक्विपमेंट्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका अध्ययन करके प्रॉपर प्लानिंग करके, एडवांस प्लानिंग, प्लानिंग इन डिटेल, और उसके बाद उसका फॉलोअप। राइट। जैसे अब हॉस्पिटल बनाना है तो पर्टिकुलर उसका कोई आर्किटेक्ट, उसके बारे में भी सोचना, समझना, थोड़ी सी खुद की स्टडी, उसके बाद ही हॉस्पिटल चालू करना चाहिए। एक चीज़ आपने कहा कि ठीक है अस्पताल की तो हो गई, मगर जिस तरह से सिनेरियो बदला है, आपने जब नर्सिंग होम चालू किया था उस समय कैश रोलिंग ज़्यादा थी, इस समय क्रेडिट ज़्यादा है। आज की जो समय है उस पर सब आपका इंश्योरेंस सेक्टर आके चला जा चुका है, जिसमें कैश नहीं आते हैं। और हम भी जानते हैं और आप लोग तो सब रोज़ देख रहे हैं कि शायद एक पेमेंट को आने में 2 से 3 महीना लगता है। मेरा प्रश्न उन लोगों की तरफ से है जो मैं आ रहा है कि ऐसे कंडीशन पे वो अपनी मनी की व्यवस्था कैसे करेंगे। एक तो लगा दिया इंफ्रा, आपने बता दिया, मगर जिस पेशेंट ने आया वो तो या तो आयुष्मान कार्ड लेकर के आ रहा है या कोई तो टीपीए लेकर के आ रहा है। अब वो टीपीए के पेमेंट आने में 2 से 3 महीने लगेंगे, तो इस समय वो अपने आप को कैसे रखेंगे। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। एक्चुअली जब आप शुरुआत करते हैं तो जो एक शब्द है वर्किंग कैपिटल, वो आपके पास प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करके, और पेशेंस हमेशा लगेगा। अगर 3 महीने में आ रहा है तो अब हर 3 महीने में भी अगर आना चालू होता है तो उसके बाद में एक रेगुलर इनकम आपकी होती रहती है। दूसरी चीज क्या है कि आयुष्मान से पूरा काम तो होता नहीं, केवल बड़े काम जरूर होते हैं, बड़े काम होते हैं। आपकी रूटीन जो है, बाकी जो चीजें हैं, ओपीडी है, बाकी चीजें जो है वो रेगुलर इनकम देती हैं। दूसरा, वॉल्यूम की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपने जो चार्जेस हैं जो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम करना चाहिए। एप्रोप्रिएट शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। एप्रोप्रिएट होना, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा और ना ही ऐसा कि आपके पास मार्जिन ही ना बचे। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो डॉक्टर्स रहते हैं जी, हम लोग अपनी सर्विस को चार्जेस में कभी जोड़ते ही नहीं हैं। आप किसी भी छोटे हॉस्पिटल जो हैं उनके आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो वो अपने चार्जेस को जोड़ते ही नहीं जोड़ते। इसीलिए मैंने आपको सेक्शन 8 जो बोला, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसीलिए शब्द दिया, उसमें ज़्यादा फायदा होगा उनको। और आने वाले समय में भी धीरे धीरे नर्सिंग, छोटे नर्सिंग होम जो हस्बैंड वाइफ रिलेटेड, वो खत्म हो रहे हैं। हाँ, अब कम से कम कारपोरेट हॉस्पिटल्स की ओर लोग बाग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो बिजनेसमैन हैं उनका हेल्थ सेक्टर में एक ध्यान आ रहा है। बिल्कुल, और वो टेक ओवर करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, कारपोरेट होता जा रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर्स मिलकर के अपना हॉस्पिटल बनाते हैं मीडियम लेवल का, वो स्मॉल टू मीडियम, वो प्रॉफिटेबल रहेगा। आपकी इसी प्रश्न को मैं लेता हूँ, जो आपने कारपोरेट के शब्द उपयोग किए, सर हम भी देख रहे हैं। एक समय छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अस्पताल होता था भिलाई में, जो हम लोग जानते थे। उसके बाद दूसरा कारपोरेट के रूप में आया, व्यापारियों ने मिलकर के डॉक्टर्स को ला कर बैठाया, वो आया अपना MMI। बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस MMI के साथ में कभी नहीं रहे, लेकिन जैसे ही वो कारपोरेट में कन्वर्ट हुआ, बाजू में रामकृष्ण ऐसे 2-3 अस्पताल यहाँ पे जो कारपोरेट में चले गए, तो उनका एक अलग ब्रांड बन के सामने आ गया। और कहीं ना कहीं अच्छा काम करने वाले जो चिकित्सकों का एक ग्रुप था, वो अस्पताल को उतना रन नहीं कर पाए। अब आगे मेरा जो प्रश्न सर वो आपके साथ ये आपके एक्सपीरियंसेस से, कि एक कारपोरेट हॉस्पिटल जो लगातार आते चले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हर साल एक अस्पताल लगभग कारपोरेट यहाँ पे आने को तैयार बैठा हुआ है। ऐसे में जो नए युवा डॉक्टर्स हमारे आएंगे, जो प्लान कर रहे हैं अपना अस्पताल, अपना नर्सिंग होम डालने का, कारपोरेट के साथ कॉम्पीट कैसे करें? कॉर्पोरेट की सर्विस, कॉर्पोरेट की क्वालिटी, कॉर्पोरेट का ब्रांडिंग, एवरीथिंग। इसमें 2 चीज़ें हैं। क्या है कि आप किसी को रोक नहीं सकते, बराबर नहीं रोकेंगे, और कंपटीशन किसी से करना नहीं। ओके।
कारपोरेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी जरूरी हैं। NABH बाकी जो सिस्टम्स उनके हैं, और जब हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट का जो सिस्टम चालू हो जाता है बढ़िया रहता है। मुख्य जो प्रॉब्लम है केवल पैसे से है कि चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। कारपोरेट चार्जेस, और जब भी कारपोरेट हॉस्पिटल होगा तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके प्रोपोर्शनेट में एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। जब हम स्मॉल छोटा हॉस्पिटल बनाते हैं, छोटे हॉस्पिटल में अपेक्षाकृत खर्चे कम रहते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला ना, सर्विस डॉक्टर अपना भूल ही जाता है जोड़ना, जोड़ता भी नहीं है। तो इसलिए चार्जेस अपेक्षा मतलब कम रहेंगे, और पर्सनल अटेंशन छोटे हॉस्पिटल में ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोनों के मैं तो थोड़ा सा, जैसे कि छोटा हॉस्पिटल, कारपोरेट हॉस्पिटल, इनके बीच का कोऑपरेटिव हॉस्पिटल होगा, ये शुरू किया जा सकता है। और जो मैंने बात की ना कि 2 कपल ये कोऑपरेटिव टाइप का चालू कर सकते हैं। एकदम से छोटा नहीं है, बीच का रहे, एक नया मॉडल सोचा जा सकता है। ये ऑलरेडी कुछ जगह पे हुआ है। अच्छा, ये 10 बेड का हॉस्पिटल से शुरू करके आपस में मिलजुल करके मेडिकल कॉलेज लेवल तक का कारपोरेट हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन चार्जेस ठीक हैं, अच्छा, एप्रोप्रिएट है, सब काम होते हैं, अच्छे से होते हैं। महाराष्ट्र में 2-3 जगह हैं जी। अभी हमें छत्तीसगढ़ में कारपोरेट हॉस्पिटल की भी जरूरत है, और जिस प्रकार से मैंने मॉडल बताया वैसे मॉडल छत्तीसगढ़ के हर शहर की जरूरत है। हर शहर, वो कांकेर भी हो सकता है, आपका चारामा हो सकता है, बिलासपुर वगैरह में तो काफ़ी है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स खूब सारे हैं। बावजूद उसके और भी पेरीफेरी में हमको लगता है रायपुर में बैठ करके हॉस्पिटल की संख्या ज़्यादा हो गई, लेकिन पेरीफेरी में जाएंगे तो आज भी जरूरत है। बिल्कुल। और हमको ट्रेन चाहिए। अभी एक पढ़ाई के साथ में और एक प्रॉब्लम हुई है जी, कि MBBS के लेवल तक के नॉलेज बहुत ज़्यादा है अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि उसको फिर से कंपटीशन देना, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में चूंकि इंटर्नशिप ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए आप रायपुर में ही देखिए, पिछले दशकों में MBBS डॉक्टर्स कितने लोग प्रैक्टिस में बैठे। हाँ, मैं ये प्रश्न भी लेने ही वाला था आपसे। काफ़ी समय से मैं भी इसको देख रहा हूँ कि प्राइवेट जो MBBS की जो है, या क्या होता, फैमिली डॉक्टर्स जिसको हम कहते थे, अब वो नहीं रहे, खत्म ही हो गए हैं लगभग। और अभी जो MBBS डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हो गए, सब्जेक्ट में हो गए हैं, या फिर वो नर्सिंग होम्स वगैरह में अटैच होना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो फ्री में बैठते हैं, टाइम मिल गया तो बाहर बैठ जाते हैं दिल्ली। तो अभी MBBS डॉक्टर्स को एम्पावरिंग की जरूरत है, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पूरा हेल्थ सिस्टम को एक जो सबको कोऑर्डिनेट कर सकता है वो MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर्स की जरूरत सबसे ज़्यादा है, क्यों ओवरऑल पेशेंट को देखने का काम वही करेगा। स्पेशलिस्ट जो है पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, इसलिए MBBS डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए। इनफैक्ट उनको ही हॉस्पिटल चालू करना चाहिए, खोलना चाहिए, और अच्छे से हॉस्पिटल को रन करें। अभी बाल कल्याण परिषद ने मेहनत करके एक स्पीच थेरेपी सेंटर शुरू किया है। अच्छा, वो स्पीच थेरेपी सेंटर, उसमें चैरिटेबल टाइप के, चार्जेस बहुत ही कम, और उसका हमको फ़ायदा ये मिला कि अभी पिछले कई समय से बच्चे आ रहे हैं, साल भर 1.5 साल हो गया खुले, और उनका इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। ये सेंटर कहाँ पे डाले? सप्रे स्कूल में है, सप्रे स्कूल में, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको चालू किया है। और इसको शुरू करने के पहले 2018 में हमने एक यहाँ सेमिनार की थी, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेंटर जो है वो है मैसूर में जी। तो वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पुष्पलता, उनको यहाँ बुलाया था, और वहाँ के स्पेशल जो उसके HOD हैं डॉक्टर उपाध्याय, वो यहाँ आए थे, उनका सेमिनार हुआ था, और हम लोग वहाँ पर देख करके भी है, उसके बेस पे ही छोटा सा ये हमने चालू किया है। चलिए, आप कुछ समय तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों में भी रहे। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर में
मैं सेक्रेटरी रहा और 2006 में अध्यक्ष था। उसके बाद में 2013 से लेकर 2015 तक के अध्यक्ष रहा और जोनल चेयरपर्सन रहा और बाद में मैं IMA का स्टेट का प्रेसिडेंट भी रहा 2018 में और 19-20 में मैं नेशनल IMA CGP उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा जी और CWC का मेंबर रहा और वर्तमान में IMA ऑल इंडिया की जो एकेडमिक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें 21 मेंबर होते हैं और उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, रिनाउंड नॉलेज पर्सन, उसका मैं मेंबर हूँ। राइट सर। IMA के दौरान में बहुत सारे काम हुए। मेरा एक वो सब कामों को यहाँ पे नहीं गिना सकते हैं, बट मेरा एक चीज़ का है कि यदि आपको एक जवाबदारी दी जाए डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों के वेलफेयर के लिए, डॉक्टरों के हित के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए, तो डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी सबसे प्रायोरिटी में क्या रखें कि ये योजनाएं डॉक्टरों के हित की है, इसको हमको लाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि एक तो यही जो अपन शुरू में बातचीत कर रहे थे कि नए लड़के उनको सपोर्ट करना, उनको उनकी पसंद के हिसाब से नौकरी करना है तो और हॉस्पिटल चलाना है तो या मेडिकल से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये। दूसरा, डॉक्टर्स के खुद की हेल्थ के लिए और उनके एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एक बार जब डॉक्टर प्रैक्टिस में घुसता है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। बिल्कुल एग्री। पूरे ऑल ओवर उसमें आप इंडिया के उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डॉक्टर की आम पब्लिक से कम है। सही है। और जैसे भी आप बातचीत कर रहे थे डिप्रेशन वगैरह, वो भी हमारे बीच में ज़्यादा हो। जो सिनारियो तो लगातार बदल रहा है, डॉक्टरों के लिए हम ले आएंगे। अभी का जो समय है जी, हर मुद्दे पे बात हो गई कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है डॉक्टरों में। आप लोग कब स्ट्रेस फील करते हो? फिर कहते हैं कि डॉक्टर को काहे का स्ट्रेस? हाँ, डॉक्टर को काहे का स्ट्रेस? जी। तो आप लोग को कौन सा है? फिर वो भी एनेस्थीसिया वाले को काहे का स्ट्रेस? आपने कहा कि हमारे लिए तो कोई टेंशन नहीं, तो भैया ना मेरा नर्सिंग होम ना मेरे पेशेंट, देखना किसको है जिसके यहाँ आप गए हो। तो फिर एनेस्थीसिया वाले को स्ट्रेस क्यों हो जाता है? कोई भी लाइफ, अगर कोई ये कहे कि उसको स्ट्रेस नहीं है तो वो मर चुका है। आदमी अगर जीवन जिंदा है तो स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस रहेगा। इसीलिए अपन डिस्ट्रेस शब्द यूज करते हैं। स्ट्रेस पॉजिटिविटी में आएगी। उसको आपको मैनेज करना है। एक उसके लिए और शब्द है बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, बॉस। अगर आपको उटपटांग स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? ठीक है। जहाँ तक सवाल है कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को स्ट्रेस क्यों होता है, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भी पेशेंट जब टेबल पे आता है उसको पूरा पहले एनेस्थीसिया देने के पहले पूरा उसका चेकअप होता है। अब वो किस रूप में कितनी हिस्ट्री बताता है, क्या है, डिपेंड करता है। पूरे ऑपरेटिव फेज तक के उसको मैनेज करना, उसके जो भी ऊपर नीचे चीजें होती है उसको देखना, वो चीजें रहती हैं। और इसके पहले ओटी के अंदर जाकर के सब चीजें देखना। जी। हर केस के साथ में हमेशा स्ट्रेस रहता ही है। हाँ, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अपने अनुभव के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर और जो गिवन एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रख करके वो अपना मैनेज करता है। बहुत ही लोगों की गलत सोच है। इतनी जो मूवी आई उसमें कहते हैं कि पेशेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए तो वो केवल एक बॉडी है, एक सिस्टम है, ऑपरेट करना है, चले गए और खत्म हो गया तो खत्म हो गया। वो तो बाहर निकलते हैं, अपना चाय कॉफी पीते हैं, फिर निकल जाते। बहुत ही गलत लोगों में धारणा बैठी है, ये बहुत ही गलत है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पर्सनल लाइफ में हर किसी को समझ में आता है, लेकिन एक प्रकार का प्रोपेगेंडा। एक तो डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ लोग अलग से चलते ही हैं कि जो अननेसेसरी प्रोपेगेंडा करते हैं। कोरोना के समय में भी किया डॉक्टर्स के खिलाफ, और जबकि आपको मालूम है कि कोरोना के समय में लोगों ने अपनी जान दे दी। मतलब एक
कुछ बहुत मुश्किल से बच गया आदमी, लड़का एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही था। उसने रिफ्लेक्सली, एक ओल्ड पर्सन थे, उनको रिससिटेट किया था, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी थी, वो रिससिटेट उनको कर लिया। लेकिन उसके कारण उस लड़के को कोरोना जो हुआ, उसके बाद में वो उसको बड़ी मुश्किल से बचा, कई महीनों के बाद वेंटिलेटर्स पे भी था और वो सब करके वो तो बच गया। लेकिन ऐसे कई हमारे यंग डॉक्टर्स, पहला जब कोरोना आया था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। हाँ, बहुत डॉक्टरों को हमने खोया। और डॉक्टर्स की मतलब जो इन्फेक्शन जो होता था, बाकी पब्लिक में जो परसेंटेज था उससे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स लोग मरे। तो सब ऐसा और क्या लोगों कारण ने उस समय लोगों ने ऐसा भी प्रोपेगेंडा किया कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, डॉक्टर्स लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। इस टाइप की भी चीजें हुई। तो चलो इसी बात से मैं ले लेता हूं। सुनिए, इसमें अपने रायपुर में ही जो कोरोना का समय में लोग बाग अपने घर में ही रहेंगे, लेकिन उनका टेलीफोनिक इलाज चालू रहेगा। गवर्नमेंट के द्वारा 2100 रुपये फिक्स किया गया था, बावजूद उसके बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने फ्री में किया है। खास करके जो 2021 अप्रैल वाला, मार्च और अप्रैल खास करके उस बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने फ्री में काम किया है। और ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता। आपके एक दो जो हमेशा गड़बड़ करने वाले समाज के लोग रहते, उन्हीं लोग को आप लोग जानते हैं। ये सबसे बड़ी, और हमारा ध्यान भी केवल निगेटिविटी पे, ठीक। और इसका दुष्परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ता है। ये चीजें डॉक्टर साहब, सन 80 के पहले की जितनी भी मूवीज आप देखें, 80 के पहले, मैं 75 के पहले बोलूँगा, 80 भी नहीं, 75 के पहले की अगर हम बोलते हैं तो डॉक्टरों को जल्दी भगवान के रूप में दिखाया जाता था। एक विशेष वेशभूषा होती थी, एक बूढ़ा सा डॉक्टर होता था, पैंट में बेल्ट, पेट फुला के बेल्ट, टोपी लगाए, बैग लेकर के जाता था, पानी बरस रहा है। धीरे धीरे सिनेरियो चला है, अब चल गया है डॉक्टर और अस्पताल यानी लूट का एक अड्डा बनाने लगे हैं कि आप वहाँ, और लगातार कई मूवीज आई हैं। समाज कैसे बदला है ऐसे पीछे? एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पिक्चरें बनती हैं वो समाज को देख के बनती है। देखिए, पहले जो पिक्चरें बनती थी उनको आप देखिएगा, सामाजिक के गुड फेट में क्या होता है उसके बात को ध्यान में रख करके करते थे। गांव का उत्थान कैसे हो, सब लोग मिलजुल करके काम करें, ऐसी पिक्चरें बनती थी। इसलिए गाना चलता था कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। बिल्कुल। उस समय हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते ही नहीं थे। एक MBBS डॉक्टर कहीं किसी गांव में मिल गया, गांव के आसपास भी मिल गया, तो वो प्रफुल्लित हो जाता था। बिल्कुल। कहीं भी इलाज की प्रॉपर व्यवस्था थी ही नहीं। आप याद कीजिए कितने जगह पर ऑपरेशन हो पाते थे, बड़े बड़े अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोग बाग नहीं हो पाते थे। बाद में डॉक्टर्स की सीनियरियो बदले, पढ़ाई बहुत की, टेक्नोलॉजी हुई, डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट की ओर से जब बाहर से भी जो मशीनें और ये सब चीज़ें आने लग गई, उसका बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। हेल्थ सर्विसेज आज हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सबसे अच्छी हैं। लोग बाग दूर के ढोल सुहाने वाले कहावत को यथार्थ करते हुए अमेरिका और UK को अच्छा मानते हैं जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जितनी सुलभता से कोई मरीज किसी भी सुपर स्पेशलिटी, मैं स्पेशलिस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के पास बड़े आराम से चला जाता है और वहाँ पर दिखा करके वापस आ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस फटफट हो जाते हैं। आपके इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में आपको अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए किसी भी स्पेशलिटी 2-3 महीना की वेटिंग है। अच्छा। और कोई भी इंग्लैंड या अमेरिका का आदमी यहाँ हिंदुस्तान में आकर के अपने नी रिप्लेसमेंट करा करके, हिप रिप्लेसमेंट करा करके कम समय में वापस जा सकता है। और जो पैसा यहाँ लगता है, जो उनके अपने देश में पैसा लगता है उससे काफ़ी कम लगता है, उतने पैसे में यहाँ सर्जरी करके घूम फिर करके जा सकता है। इतना सस्ता है हिंदुस्तान। राइट। लेकिन हमारे जो मना स्थिति में बैठा हुआ है, हम क्या मना स्थिति में बैठा हुआ है, शुरू से ही हम स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री के रूप में देखते आए हैं। ठीक है।
जब दिमाग में फ्रीनेस है तो उसमें से कुछ भी चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर दोषारोपण होगा। अभी जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर लूट ले, ये शुरू से आदत है लोगों की बोलने की। पहले भी जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे तो कोई पैसा ही नहीं देता था कि डॉक्टर साहब दवा तो दिए नहीं। आप पीछे पता कीजिए, मतलब आपके कंसल्टेशन की कोई वही नहीं रहती थी। वो धीरे धीरे समाज में वो बदलाव आया, नहीं कंसल्टेशन की फीस होती है। और ऐसा आज की स्थिति में जो आप पैसा कहीं भी लगता है, लोग बाकी करते हैं कि दवा तो इतने में आती है, आप इतने में मिलता है। पानी की एक बोतल जो उसमें भरा रहता है 1 लीटर का, वो कितने पैसे का पानी होगा और वो बोतल कितने रुपए की होगी, उसको आप जोड़ लीजिए और वो कितने रुपए में आपके पास आती है, उसके हिसाब से आप मेडिसिन की कल्पना कर लीजिए। उस जिस प्रकार से उस बोतल को खरीदने में उसकी कीमत में एक आम पब्लिक का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह से किसी भी दवाई की कीमत पे किसी डॉक्टर का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। एक तरफ प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन लिखनी चाहिए। तो जेनरिक मेडिसिन लिखनी ही चाहिए तो आप क्यों नहीं ब्रांडेड को बंद कर देते? ठीक है। आप ब्रांडेड मेडिसिन क्यों लाने देते हो? आप जेनरिक मेडिसिन की कर दीजिए, ये रहेंगी। और लेकिन पीछे के रास्ते से कमाई करने के लिए आपने ब्रांडेड को भी बनने दे रहे हैं और जेनरिक नेम के भी बनने दे रहे हैं। ठीक, ये डिफरेंस है। चलिए एक और लेता हूँ जी। कंज्यूमर एक्ट के आने से चिकित्सकीय पेशा कितना नफा कितना नुकसान? पहली चीज ये है कि इसको बिजनेस डॉक्टर ने बनाया ही नहीं। ये डॉक्टर तो कौन बनाया है फिर इसको? हाँ वही, इसको बिजनेस बनाने में रोल गवर्नमेंट अथॉरिटीज का है। ओके। जब आप हॉस्पिटल बनाने जाते हैं तो जो आपका परमिशन रहता है वो आपको व्यवसायिक के रूप में मिलता है। आप बिजली बिल का कनेक्शन लेने जाएं, पानी का कनेक्शन लेने जाएं, आपके प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ें आपको कमर्शियल के रूप में ही दिए कमर्शियल में दिया जाता है। कभी भी कोई इसको चैरिटेबल आपको नहीं मानता। अच्छा। आपको रेसिडेंशियल भी नहीं बोलता। आपको पूरे उसमें ये जो कंज्यूमर वाली बात भी लाई गई वो भी हमारी संस्कृति के खिलाफ लाई गई। पहले एक्चुअल में ये होता था अपने देश की सभ्यता में पहले ये होता था 2 जगह। समाज को ये निर्देश था कि जब भी आप वैद्य और गुरु के पास जाएं तो उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। और वैद्य और गुरु को ये निर्देश था कि आपको जितनी जरूरत है उतनी ही रखें, उससे ज्यादा नहीं ना रखें। राइट। तो ये दृश्य होता था कि सामने वाला दे रहा है, सामने वाला मना कर रहा है। ये सिस्टम खत्म होने के कारण धीरे अब उल्टा हो गया है। जो वो देने वाला नहीं चाहता और ये लेने वाला और चाहता है। ये हमारी संस्कृति से जब हम अलग होते हैं और जो कंज्यूमर वाली बात आ गई, डॉक्टर्स को कंज्यूमर में लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर मतलब आपने पैसा दिया, उस क्वालिटी का आपको काम चाहिए। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आप जैसे एक उसका दूसरा उदाहरण भी मैं दे दूं, कोई भी दवा, एक ही प्रकार की दवा बहुत सारे लोग खाते हैं और ठीक होते हैं। वही दवा किसी को जान ले सकती है। अच्छा। जैसे ब्रूफेन ही है। बिल्कुल। ब्रूफेन बहुत ही कॉमन ड्रग है, हर कोई कहीं भी खाता है। इसकी सेंसिटिविटी से ऑल ऑफ सडन डेथ भी हो सकती है। केवल एक का उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ जी, ठीक है नहीं? वही चीज रहती है। ऐसे ही सब्जियों में अपन आते हैं, दवा छोड़ दीजिए। हाँ। सब्जी के साथ भी होता है कि आप पर्टिकुलर कोई सब्जी बहुत सारे लोग खाते हैं और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी आदमी को उसी चीज से एलर्जी। एक्चुअल में एलर्जी मतलब उसको खाएगा तो उसको दाने होंगे, ये होंगे। हाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ह्यूमन बॉडी है दिखने में एक जैसा हो सकती है लेकिन बिहेव एक जैसा नहीं करती। आप किसी भी डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से पूछ लीजिए, जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, बाकी चीजें रहे, हर को लगता है कि नया है। ये होता है। तो इसमें समन्वय की चीज चाहिए ना। चार्जेस जो हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए।
बहुत ज़्यादा नहीं हम्म, और चैरिटी टाइप का भी नहीं। एकदम से क्या होता है, जो कोई थोड़ा सा काम करना चाहता है कि कम पैसे में, तो उसको और भी। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कहीं सीजर हो रहा है 1.5 लाख रुपए में और कहीं कोई सीजर कर रहा है 25-30 हज़ार में। तो 1.5 लाख वाले को ना कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, बिल पटाता है, चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा लग गया, ये लग गया। लेकिन जो 25-30 हज़ार रुपये में कर दे रहा है, उससे और कम कराने की कोशिश की जाती है। वो वैसा ही है जैसा कि हम 5 स्टार होटल में 250 रुपये की चाय पीते हैं और बिना कुछ फीकी चाय पी करके चले आते हैं, लेकिन अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई बाई बैठी रहती है तो उससे जितने में बोलती है उससे और कम कराते हैं। सही है। तो समाज को ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने आपको पहले भी बोला कि डॉक्टर्स छोटे छोटे हॉस्पिटल मीडियम साइज़ के वो बनाएं, उसमें चार्जेस कम लगेंगे और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जरूरी है सर, लेकिन ये रोज़ की रोज़ जो चीज़ें हैं उसमें ये तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी। पर्सनल अटेंशन बढ़ेगा, चार्जेस अपेक्षाकृत कम रहेंगे। और अभी भी आप कंपेयर कर लीजिए कहीं के भी, बिल्कुल सही, चार्जेस ऐसे ही हैं और पूरे हिंदुस्तान में दुनिया से सबसे कम चार्जेस हैं। ये भी इंडिया में सबसे कम चार्जेस हैं सबसे करके। और अच्छी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रायपुर में ही आपको देखिए कितने प्रकार की सर्जरी होने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और रोबोट अच्छे सर्जरी results भी हमारे पास आ गई बाहर से। अच्छा, एक चीज और बता दूं, लोगों का ध्यान हमेशा कि प्राइवेट अच्छा है, प्राइवेट अच्छा है। सभी जगह अच्छा है, सभी हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। आपके रायपुर में जो हमारे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, कितना बढ़िया काम कर रहा है जी। आप वहाँ पर जो कार्डियक डिपार्टमेंट है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स हैं, बाकी ऑब्स्टेटिक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम लोग को बुरा बोलने की आदत है। वहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तो आपका एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री में आपका इलाज होता है। उसके बावजूद भी आप वहाँ के भी आप बुराइयाँ करने लगते हैं। हाँ, तो जहाँ भी कुछ भी भीड़ होगी, ये होगी, तो समन्वय, सामंजस्य, थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समाज के लोगों को लेना पड़ेगा जी। और इन सब चीज़ों के कारण जो भीड़ा रहता है, लगा रहता है, उसको कुछ झुंझलाहट होती है जब आप बात नहीं मानते हो, मारपीट करते हो। कोरोना के समय में ही हमारे सेटअप में यहीं पे जो लेप्रोसी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारे जो डॉक्टर साहब इंचार्ज थे, पूरा दिन रात लगा दिए, बिल्कुल, काफ़ी लोगों को बचाया, मेहनत उस समय। तो ऐसे सब, और डे टू डे उसमें भी काम होता है और अच्छे होते हैं। जहाँ काम अच्छे हो उसको आप अप्रिशिएट करना चालू कर दीजिए। होता क्या कि जब बुराई करना खाली चालू करते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती है, उससे फिर जो आपने शब्द स्ट्रेस क्यों रहता है वो चीज़ें आती हैं। फिर ये जो कंज्यूमर, ये सब फिर उसमें डिफेंसिव उसमें चला जाता है। बिल्कुल। पहले किसी को कुछ तकलीफ रहती थी, डॉक्टर साहब बोलते थे चिंता मत कर, मैं हूँ। वो सेंटेंस आज कोई डॉक्टर नहीं बोलते हैं, बोल पाता। मन में बोल लेता है, यार इसको तो मैं ठीक कर ले जाऊंगा, बोल नहीं पाता बेचारा। क्यों नहीं बोल पाता? कि सामने वाला कहीं ऐसा नहीं कहे आपने तो बोला था साहब, आपने नहीं किया, नहीं तो आपको उठा के कोर्ट में इन्होंने वो किया, इसलिए भी हो गया। तो वो कंज्यूमरनेस जो है ना, वो नहीं चलेगा। राइट। तो आप ये है डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, रायपुर के जाने माने। अगला एपिसोड में लेकर के आ रहा हूँ होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी। सर एक नया कार्यक्रम मैं ले रहा हूँ। दूसरा मैं एक और ऑफर दे रहा हूँ सर, बहुत जल्दी ही मैं केवल डॉक्टरों के में होने वाला स्ट्रेस जी उसके ऊपर एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। आप भी रहेंगे उस पे, और ये कार्यक्रम ऑनलाइन रहेगा, जूम पे रहेगा, आप सब आमंत्रित है। तो आज थे डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। सर आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी तरह इस मंच पे आकर के हमारे आने वाले लोगों को मुक्त करें। अगली बार हम पेशेंट रिलेशन पे भी बात करेंगे सर आपके साथ में, क्योंकि आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काउंसलिंग कर पाते हैं और आपकी बातों से समझ में आता है कि आप बड़ा अच्छा काउंसलिंग कर देते हैं लोगों को। तो ये बातें हमारे आने वाले चिकित्सकों को पहुँचे, कैसे हमको एक पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट से कैसे बात करना है, ताकि थर्ड पार्टी घुस करके उन दोनों के बीच में मतभेद या मनभेद पैदा ना कर पाए, जिससे कि अस्पताल का जो दृश्य है वो खराब हो जाए। तो इंतजार करिए मेरे नए प्रोग्राम का। धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा
कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइव कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 360 डिग्री, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus.